IPC 24 धन्वंतरी सम्मान 2024 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये जो खास सेशन है इसका नाम हमने दिया है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। जब हम बात करते हैं सबके लिए आरोग्य की, निरोगी काया की, तो इसका मतलब है इसमें डॉक्टर्स की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और इस वक्त हमारे साथ ये जो पैनल है इसमें हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट है और इसके साथ ही न्यूरो सर्जन है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो हमारे दिल का, हमारे दिमाग का, हमारे जीवन की को गति देने के लिए जो डॉक्टर की ज़रूरत है और उसके साथ ही हमारी मुस्कुराहट का ख्याल रखने के लिए वो तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। तो आज इस मंच से सबसे पहले सभी डॉक्टर्स को बहुत आभार, बहुत शुक्रिया और हमारे इस पैनल के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो जाएँ। और इसके साथ ही आज इस मंच से हम मेडिकल फ्रेटर्निटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनके बिना भी निरोगी काया असंभव है। सबसे पहले डॉक्टर प्रणय जैन, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूँगी। बहुत सारे, क्योंकि हम न्यूज़ इंडस्ट्री से हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं, आपने भी संभवतः वो देखा होगा, जहाँ पर हर उम्र के लोग अब हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं। और सबसे उसमें खास बात ये है, बार ऐसा देखा गया है कि लोग डांस करते वक्त या फिर एक्सरसाइज करते वक्त उनको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई डांस कर रहा है या कोई एक्सरसाइज करता है तो उनकी तो बॉडी फिट होती है। ऐसे में कैसे ये हो सकता है, कहाँ और क्या गलती हो रही है? देखिए, कार्डियक अरेस्ट एक अलग चीज होती है, हार्ट अटैक एक अलग चीज होती है। तो दोनों जरूरी नहीं कि हर बार कार्डियक अरेस्ट जो हो रहा है हार्ट अटैक से ही हो। कई बार हो सकता है कि जो यंग आदमी है, जो एक्टिव आदमी है, उनके हार्ट की मसल्स थिकंड हो और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी या इस तरह की कोई बीमारी हो जिसके कारण उनको सडन धड़कन तेज होकर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि हार्ट अटैक यंग आदमी जो फिट है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्मोकिंग ना करता हो या टोबैको ना लेता हो। तो जो आर्टरीज में जो ब्लॉकेज आता है या जो थ्रोम्बस बनता है वो स्मोकिंग या टोबैको से बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो फिट आदमी या दुबला पतला आदमी, जो हमारी एक धारणा है कि मोटे लोगों को हार्ट अटैक होना चाहिए, जो फिट है, जो जिम जा रहा है, उसको नहीं होना चाहिए। तो जो जिम जा रहा है वो अगर स्टेरॉइड ले रहा है तो वो हाइपरकोagulable स्टेट बना रहा है शरीर के लिए। तो अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो वो हाइपरकोagulable स्टेट बना रहा है। ऐसे में अगर उनको प्लाक रप्चर होकर थ्रोम्बस बनता है और आर्टरी सडनली बंद होती है तो एक्यूट मैसिव एमआई होकर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ओके, हमारे साथ डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल हैं, एंथ्रोस्कोपी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, श्री नारायणा हॉस्पिटल से। सर, अब पहले ऐसा होता था कि 60 साल के बाद लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम होती थी या घुटनों की परेशानी होती थी, लेकिन अब हर उम्र के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह आप क्या मानते हैं? और इसके साथ ही श्री नारायणा हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट के लेकर क्या हाई टेक्नोलॉजी है? तो आपने पहला सवाल है कि दर्द 60 साल के बाद दिक्कत चालू होती है। ऐसे नहीं, ये पहले भी था कि पहले भी प्रॉब्लम होता था बट हम उसको इग्नोर करते थे। बट अभी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुआ है, हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स इतनी चेंज हो गई है तो आर्थराइटिस अर्ली स्टेज में भी, यंग एज में भी पाया जा रहा है। और एक दूसरे टाइप की आर्थराइटिस जिसको गठियावाद बोलते हैं, गठियावाद आमतौर पर ये यंग एज में ही मिलता है। तो पहले ये डिटेक्ट नहीं होता था और अब ये लोग जागरूक हो गए हैं तो उसको अर्ली एज में डिटेक्ट हो पा रहा है, तो उसका फिर इलाज हो पा रहा है। और जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाँ, जिनको भी आर्थराइटिस होता है और दवाई, एक्सरसाइजेस, ये सब के बाद, ट्रीटमेंट के बाद भी आराम नहीं होता है तो उनको फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में अभी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट एक नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें, कि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। रोबोटिक टेक्निक के बाद जॉइंट सर्जरी में इम्प्रूवमेंट, प्रिसीजन आ गया है, एक्यूरेसी बढ़ गई है, तो सर्जरी के रिजल्ट्स भी अच्छे हो गए। पेशेंट्स को पेन कम होता है, उनकी हॉस्पिटल स्टे कम हो जाती है। तो रोबोटिक सर्जरी ये माना जाता है कि नी रिप्लेसमेंट में सबसे जो लेटेस्ट टेक्निक और बेस्ट टेक्नोलॉजी में। डॉक्टर नरेंद्र जायसवाल हमारे साथ है, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, श्री राम केयर डेंटल केयर, सरसीवा, सारंगढ़ से। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि नॉर्मली लोग जब इतना हाईटेक हॉस्पिटल खोलते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में या फिर जैसे ए ग्रेड सिटीज़ होती हैं, रायपुर हुआ, यहाँ पर खोलना पसंद करते हैं। आपने सारंगढ़ में यहाँ पर खोला है ये जो आपका हॉस्पिटल है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या उस क्षेत्र की जनता के लिए विशेष तौर पर? सबसे पहले तो आईबीसी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक डेंटल डिपार्टमेंट को हाईलाइट करते हुए आज इस सम्मान समारोह में आमंत्रित किया है। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि मेरा जन्म स्थान सरसीवा से 22 किलोमीटर दूर है
ग्राम छपोरा है जो शक्ति जिला में है, और मैं बिलासपुर में एजुकेशन अपना कंप्लीट किया। उसके बाद बिलासपुर में कुछ सर्विसेज दिया। फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने ग्रामीण एरिया में, अपने ग्राम अंचल में अपना सर्विस दूं। तो 2014 में मैंने श्री राम डेंटल केयर का स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते ही वहाँ के डेंटल अवेयरनेस को मैंने जब देखा कि लोगों में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं थी, सिर्फ लोगों का दांत दर्द हुआ तो बस दांत को निकलवाना है, यही एक मिथ है, और लोगों में दांत को निकलवाने से कैंसर होता है, ऐसी एक मिथ फैली हुई है। तो इन सब के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, और एक बीज से मैं पौधा के रूप में उसको खड़ा किया, और ऐसे करते करते एक आज वहाँ पे डेंटल इम्प्लांट या ऑर्थो की एक फैसिलिटी दे रहे हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ में होते हैं, रायपुर, बिलासपुर या बड़ी सिटीज़ में होते हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को वहाँ पे सर्विस दे सकें, क्योंकि वो बार बार रिकॉल में रायपुर बिलासपुर आते हैं, उनके एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो ये लोड उन पे कम हो और वहीं हम सर्विस दें, ये मेरा मेन उद्देश्य रहा है, और अपने ग्रामांचल के लोगों का मैं सेवा कर सकूं, यही मैं एक उद्देश्य लेके अपना क्लिनिक का वहाँ पे शुरुआत किया था। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस उद्देश्य के साथ उस क्षेत्र में एक हाईटेक हॉस्पिटल की स्थापना की। बहुत साधुवाद आपको। डॉक्टर अक्षय बैद जी हमारे साथ हैं, न्यूरो सर्जन हैं मेडिशाइन हॉस्पिटल से। सर, आपसे भी मेरा वही सवाल है। रिसेंटली हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे ब्रेन सर्जरी होती है, क्योंकि ब्रेन सर्जरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मानी जाती है, लेकिन ब्रेन सर्जरी करते वक्त बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहाँ पर जो पेशेंट है वो कहीं कहीं गुनगुनाते नजर आ रहे हैं, कहीं मोबाइल देखते नजर आ रहे हैं। ये किस तरह की हाई टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है? सबसे पहले तो मैं IBC 24 की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे ये मौका देने के लिए। मैडम, जो आप तकनीक की बात कर रहे हैं, आजकल इतने एडवांसमेंट्स आ गए हैं सर्जरी में, इतने एडजंक्ट्स आ गए हैं कि पहले के समय में जो हम सर्जरीज करते थे तो उसमें आउटकम जब आता था, जो मतलब पेशेंट की सर्जरीज करने के बाद हमको आउटकम मिलता था, उस आउटकम में कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस और डिवास्टेटिंग कंडीशंस आने के चांसेस होते थे। ये जो नए नए उपकरण आप बता रही है, नए नए उपकरण ऐसी चीज़ है मैडम जिससे ऑपरेशन बहुत सेफली, बहुत एक्यूरेटली और विद मिनिमम रिस्क और हाईएस्ट आउटकम के साथ ऑपरेशन किए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ चीजें होती है न्यूरो मॉनिटरिंग, एक चीज होती है अवेक क्रेनियोटमीज। अवेक क्रेनियोटमीज में ऐसा होता है कि मरीज जिसकी हम सर्जरी कर रहे हैं वो थ्रू आउट द सर्जरी अवेक रहता है, वो बेहोशी की हालत में नहीं रहता है। उसको थोड़ा सा सुलाया जाता है जब हम इंसिजन देके ब्रेन को खोलने की प्रक्रिया चालू करते हैं, और उसके बाद जब ब्रेन की सर्जरी हम चालू करते हैं उसके बाद पेशेंट एकदम पूरा एक्टिव होता है और पूरा होश में रहता है। इसका रीजन ये रहता है मैडम कि ब्रेन जो होता है बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है, हर छोटे छोटे से एरिया का बहुत स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो जिस एरिया के पास हम सर्जरी करते हैं उसके फंक्शन को हम बीच बीच में चेक करते रहते हैं, और जब हमको ऐसा पता चलता है कि हम ऐसे एरिया में पहुंच चुके हैं जहां डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं, उस समय फिर अपनी सर्जरी को हम रोक देते हैं वहां पे, उसके बियॉन्ड हम नहीं जाते। तो इसका फायदा हमें इस तरह से मिलता है कि हाईएस्ट पॉसिबल बेनिफिट हमको मिलता है विद मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस। ये न्यू एडजेंट्स है न्यूरो सर्जरी के लिए। ओके। डॉक्टर निशांत चंदेल कार्डियक सर्जन हैं, डायरेक्टर हैं श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। सर, स्वागत है आपका हमारे इस पैनल में, इस मंच पे। थैंक यू। श्री वेंकटेश हॉस्पिटल काफी हाई टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर हाई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि श्री वेंकटेश हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल से क्या अलग है? देखिए, श्री वेंकटेश हॉस्पिटल का जो आइडिया हमारा इंसेप्शन था, आज से करीब 3 साल पहले हमने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। तो जो हमारा बेसिक इंसेप्शनल आइडिया था वो ये था कि वी शुड मेक अ हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट। सर, माइक थोड़ा करीब कर लीजिएगा। आई एम नॉट ऑडिबल, ओके। तो एक हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट बनाए जिसमें कि सभी हॉस्पिटल्स में हार्ट का अच्छा काम हो रहा है, सभी हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटरी लंग्स का अच्छा काम हो रहा है, बट वी वांटेड कि जो हार्ट में सबसे एडवांस ट्रीटमेंट आज की तारीख में मेट्रोज में किया जा रहा है वो हम करें, और लंग्स में जो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट किया जा रहा है मेट्रोज में वो हम करें, एंड एक कोहेसिव अप्रोच रहे। बिकॉज पेशेंट जब हॉस्पिटल आता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी लेकर, तो कई बार ऐसा होता है कि हार्ट का इवैल्यूएशन यहाँ हो गया, अब लंग का इवैल्यूएशन उस हॉस्पिटल में जाके कराइए क्योंकि लंग का डिपार्टमेंट वहाँ अच्छा है। सो हमारा इंसेप्शनल आइडिया, जो हमारा बेस लाइन हम चाहते थे कि वी शुड स्टार्ट अ स्टेट ऑफ हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर पेशेंट का कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी जो भी डिजीज पैटर्न है उसको हम अच्छे से इवैल्यूएट करें, ट्रीट करें,
और पेशेंट को इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल दौड़ भाग कम हो जाए। तो ये हमारा कोर वैल्यू है। अदरवाइज हमारा हॉस्पिटल तो वैसे मल्टी स्पेशलिटी है, वी हैव ऑल द डिपार्टमेंट्स, बट यस वी आर मेनली फोकस्ड ऑन हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट। यानी आपके कार्डियक यूनिट में हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं आप, और बहुत से लोगों के घुटनों का दर्द, उससे राहत आपने उन्हें दिलाई है, लेकिन कहते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो काफ़ी कॉस्टली है। क्या मेडिकल साइंस अब इस कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है, या ऐसी कोई ट्रीटमेंट जिसमें कॉस्ट काफ़ी कम हो? जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, इसमें जो मेन कॉस्ट है वो इम्प्लांट का है। जॉइंट हम यूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया फ्यू इयर्स बैक, एंड जो इम्प्लांट प्राइस है उसको एक कैपिंग कर दी है। तो पहले जो इम्प्लांट प्राइस बहुत ज़्यादा होती थी, अब वो एक रेंज में है कि उससे ज़्यादा वो उसकी प्राइस नहीं हो सकती। तो अब ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही अफोर्डेबल हो गया है, एंड ये आप कंपेयर करेंगे मेट्रो सिटीज़ से रायपुर में, तो कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, और इस सर्जरी को लोग करा सकते हैं, मैं यही कहूँ। हालांकि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ही हैं, तो आपसे ये सवाल मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आज इस मंच से यहाँ भी जो लोग उपस्थित हैं और उसके साथ ही IBC 24 में भी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो भी एक एक्सपर्ट से ये चीज़ जानना चाहते होंगे कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो सलाह है वो कब देते हैं? क्या ये सलाह आप वाकई में देंगे कि अर्ली एज में आप ये करा सकते हैं? जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। जब Okay. सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद भी आराम नहीं होता है, उसके बाद ही हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के बारे में सोचते हैं। इसको हम एंड स्टेज आर्थराइटिस कहते हैं। जो स्टेज ऑफ आर्थराइटिस रहती है, लास्ट 4th स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में वेट रिडक्शन, मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी सब कुछ करने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है, और सर्जरी तभी की जाती है जब दर्द इतना ज़्यादा है कि आपको दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है। डॉक्टर अक्षय बैद, न्यूरोसर्जन हैं आप मेडिशाइन हॉस्पिटल में, और ब्रेन ट्यूमर्स के जो केसेस हैं वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और कम उम्र के लोग भी अब ब्रेन ट्यूमर की शिकायत लेकर सामने आ रहे हैं। क्या ब्रेन ट्यूमर में भी इट इज़ द लास्ट ऑप्शन की सर्जरी, या फिर ऐसे भी ठीक हो सकता है वो? जी, ब्रेन ट्यूमर्स जो रहते हैं वो ट्यूमर बेसिकली हम जो कैंसर वर्ड से रिलेट करते हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। ट्यूमर जो होता है ब्रेन का कुछ ऐसा होता है जो नॉन कैंसर होता है, जिसको हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, जिसका पूरी तरह से इलाज संभव होता है, और इलाज करने के बाद जो मरीज रहता है वो लाइफ लॉन्ग बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी लाइफ का गुजारा कर लेता है। और कुछ होते हैं कैंसरस ट्यूमर जो कि हाई ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं, जिसका ऑपरेशन करने के बाद भी हो सकता है हमको उसके बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देने की आवश्यकता पड़ती है। ब्रेन ट्यूमर्स अगर होते हैं और मतलब मरीजों को जैसे होते हैं, तो उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। पहले के ज़माने में ब्रेन ट्यूमर्स जब होते थे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका सर्जरी ही ऑप्शन हुआ करता था। आज एक नई तकनीक आई है जिसको हम लोग गामा नाइफ सर्जरी बोलते हैं या गामा नाइफ रेडियो सर्जरी बोलते हैं। जब कभी कोई ट्यूमर बहुत डेलिकेट एरिया में होता है और एक मतलब डिफाइंड साइज से छोटा होता है, तो वैसे केसेस में हम ये प्रयास कर सकते हैं कि गामा नाइफ रेडियोथेरेपी से उस ट्यूमर को खत्म कर सकते हैं। बट उसके लिए बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस और स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, जैसे ट्यूमर को पूरा सॉलिड होना पड़ता है। यदि ट्यूमर सिस्टिक है या थोड़ा भी पानी की जैसी मात्रा या ब्रेन का पानी जैसी मात्रा उसमें है, तो उसमें हम लोग गामा नाइफ थेरेपी नहीं कर सकते। फिर ब्रेन ट्यूमर जब होता है तो ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है कि उसके आसपास के एरियाज को भी डैमेज कराना चालू कर देता है और दिमाग का प्रेशर बहुत बढ़ाता है। तो जिन केसेस में हम वेट कर सकते हैं उन केसेस में हम गामा नाइफ थेरेपी देते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट आने में हमको टाइम लगता है। अदरवाइज अगर ट्यूमर है और वो सिम्टोमेटिक है, देन द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट इज सर्जरी। कितना सेफ होता है? क्योंकि एक मिथ है कि हमेशा जो न्यूरो सर्जरी होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है और चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बट ये डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस तरह का है। यदि बिनाइन ट्यूमर होता है तो उसका 100% रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और वो करने के बाद आउटकम ऐसा रहता है कि लाइफ टाइम पेशेंट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने की संभावना होती है। यदि कभी कभी ट्यूमर बहुत हाई ग्रेड का होता है या बहुत मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, तो बावजूद उसका कि हम बहुत ज़्यादा प्रयास करें उसको निकालने का, उसके बाद भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी नहीं होती है। एंड डेफिनेटली अर्ली अगर हम आते हैं और जितना एज सुन एज पॉसिबल वो चीज़ हमको पता चलती है और हम उसका इलाज करें, आउटकम उसके फेवर में ज़्यादा रहता है। मुझे लगता है कि हर बीमारी में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो बहुत इलाज बहुत संभव होता है उसका। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रणय जैन, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कार्डियक इंटरवेंशन में क्या क्या एडवांस टेक्निक्स हैं?
देखिए रामकृष्ण हॉस्पिटल में हमारी जो टीम है, एक तो हम 4 कार्डियोलॉजिस्ट की टीम है, एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है, 3 सीनियर हम कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो एज ए ग्रुप हम काम करते हैं, तो उससे हमें एक ये होता है कि बैकअप सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। तो जब भी कोई क्रिटिकल केस है या बहुत कॉम्प्लेक्स केस है, तो हम 2 से 3 लोग मिलके करते हैं, पेशेंट को बैकअप मिलता है, पेशेंट के लिए सेफ्टी बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी ये चीज़ है कि हम इंटरवेंशन के जो रिसेंट एडवांसेस हैं वो सारे रामकृष्ण केयर में बहुत अच्छे से हो रहे हैं, जैसे कि ट्रांस एओर्टिक वॉल इम्प्लांटेशन। तो बिना कोई ऑपरेशन किए एओर्टिक वॉल ओल्ड एज में अगर पेशेंट बहुत फ्रजाइल है तो हम रूटीनली कर रहे हैं। लास्ट वीक भी हमने एक ट्रांस एओर्टिक वॉल किया है। दूसरा एक माइक्रा पेसमेकर होता है, जो कि बहुत ही छोटा पेसमेकर होता है, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होता है, बट जो फ्रजाइल पेशेंट्स है 80-85 ईयर्स के, थिन चेस्ट वॉल है, बहुत ओल्ड एज है, और उनके लिए अगर हम नॉर्मल कन्वेंशनल पेसमेकर्स नहीं करना चाहते हैं तो वो माइक्रा पेसमेकर आसानी से हो सकता है। तो ये जो सब रिसेंट एडवांसेस आ गए हैं जो वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, वो रायपुर में भी सारे अवेलेबल हैं। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो वर्ल्ड में हो सकता है और इंडिया में ना हो या रायपुर में ना हो। तो सारे रिसेंट एडवांसेस हैं। हमारे यहाँ सेकेंडरी क्रिटिकल बैकअप बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एंजियोप्लास्टी स्टेंट डालने के बाद आप पेशेंट को फॉलोअप ना करें। तो हमारे यहाँ 24 आवर्स आईसीयू में कंसल्टेंट जो होता है वो मॉनिटर करते रहता है। थोड़ा हाइपोटेंशन हो या कुछ हो जो प्रोसीजर हो सकता है, वो सब बैकअप बहुत अच्छे से देखा जाता है। लोग अब अपने ओरल हेल्थ के लिए भी और इसके साथ ही अपने मुस्कुराहट के लिए काफ़ी कंसर्न रहते हैं, लेकिन डेंटल इम्प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो डेंटल इम्प्लांट कितना सेफ है? डेंटल इम्प्लांट बहुत सेफ है और पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। ये लोगों में मीथ है कि जब हम जॉ में कोई डेंटल इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, ब्लीडिंग होती होगी। ऐसा नहीं है। अभी बहुत सेफ टेक्नोलॉजी आ गई है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके कारण हम पेनलेस सिस्टम से इम्प्लांट प्लेस करते हैं। और एक जो लॉस टूथ है उसका एडजेसेंट टूथ से बिना स्ट्रक्चर लॉस किए हम उसको जबड़े में प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद उसमें प्रोस्थेटिक पार्ट हम सेट करते हैं, जिससे कि लोगों के मुस्कान एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है। ये डेंटल इम्प्लांट बेसिकली लोगों के हम स्वस्थ मुस्कान के लिए जो करते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा पब्लिक को कि इम्प्लांट प्रोसेस के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस कुछ सिस्टमिक डिजीज़ होते हैं जैसे डायबिटीज़ या अदर कार्डियक डिजीज़, इनके लिए फिजिशियन से कंसल्टेशन करें, लेकिन इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े, लोगों के दिल की जो सेहत है वो बहुत अच्छी रहे, इसके लिए आप आज इस मन से लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, कोई ऐसा टिप्स अभी अब सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसा कोई टिप्स रह नहीं गए हैं कि जिसको किसी को डायस पे खड़े होके देना पड़े। मतलब एवरीबडी नोज़ कि एडिक्शन नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट में अपनी चीज़ों को थोड़ा रेगुलेटेड रखना है, सैचुरेटेड फैट नहीं खाना है, स्ट्रेस से बच के रहना है, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। मेरे फादर को हार्ट की बीमारी थी तो मुझे होने की पॉसिबिलिटी है। आई कैन नॉट चेंज माई फादर। सो अगर मुझे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो मुझे अपने साथी से ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपना। और दूसरा मसला ये है कि मोस्टली मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ, जैसे कोई किसान है जिसको हार्ट अटैक आ गया और बाईपास सर्जरी के लिए एडवाइस किया, वो मुझसे आके पूछता है, सर मैं किसान हूँ, रोज़ 10 किलोमीटर चलता हूँ, सादा खाना खाता हूँ, चूल्हे का बना हुआ, ना बीड़ी पीता हूँ ना तंबाकू खाता हूँ, मुझे कैसे हो गया? देखिए, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो सारे एहतियात करेगा, उसके बावजूद उसको हार्ट की बीमारी हो जाएगी। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, जैसे पॉल्यूशन हो गया, जैसे फूड एडल्ट्रेशन हो गया। ये किसको कैसा अफेक्ट करेंगे नोबडी नोज। एक पॉपुलेशन है जो दिन में 20 सिगरेट पीते हैं, एक 250 ml का शराब रोज पीते हैं और फिर भी 80 साल तक जी रहे हैं। बट जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है जो कि सब चीज़ें मॉडरेशन में करती है और उसमें थोड़ा भी लाइन से डेविएट होते हैं और उनको बीमारी लग जाती है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि हम उस मेजॉरिटी पॉपुलेशन में हैं और अपना एहतियात रखें। उसके बाद भी हो गया तो इट्स योर लक, गो एंड गेट ट्रीटेड बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर।
बिल्कुल, तो ये एक्सपर्ट के पैनल से हमने एक्सपर्ट कमेंट्स जाने हैं और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आजकल के ज़माने में गूगल डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि लोग गूगल में सारी ही चीज़ों को सर्च करते हैं और वहाँ पर जिस तरीके से लिखी होती हैं चीज़ें उसको फॉलो भी करते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप डॉक्टर से सलाह लें। हमारे एक्सपर्ट पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी डॉक्टर्स के साथ आपके अस्पतालों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि निरोगी काया के लिए जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत महत्वपूर्ण आप सभी की भूमिका है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रणय जैन, डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल, डॉक्टर नरेंद्र जायसवाल एंड डॉक्टर अक्षय बैद के साथ ही डॉक्टर निशांत चंदेल। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं मिसेस पल्लवी मनुदेव गौड़ा, डायरेक्टर पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड। मैम प्लीज कम ऑन स्टेज, जोरदार तालियां हो जाएं। मैं पल्लवी मनुदेव गौड़ा, मैंने ऑल ओवर इंडिया दुनिया में 19 अक्टूबर 2019 को शरद पूर्णिमा के दिन ललित महल में हमने इंडिया की पहली आयुर्वेदिक स्मोक थेरेपी लॉन्च की थी, जिसको लीगली हम सिगार नहीं बोल सकते, बट पल्मोनरी डिसीज आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में कुछ श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारी आएगी, ऐसा सबसे पहले दुनिया में हमने डिक्लेयर किया 2019 अक्टूबर। उसके लिए पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड ने आयुर्वेदिक स्मोक थेरेपी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से 22 से 44 लाख की एक फॉर्मूले हमने पेटेंट करवाई। आज हमारे छत्तीसगढ़ भारत में, जहाँ तक मेरा नॉलेज सही है, करीबन 3844 आयुष हॉस्पिटल स्थित है। हर्बल एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी, हम जिस समाज में रहते बीमारियाँ आती है, बट कुछ नई चीज़ें इन्वेंट करने में हमें दिल्ली सरकार ने भी अवार्ड दिया कि 2019 में पीहू ने जो सोच बताई थी और करेक्ट 5 महीने बाद समग्र दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी को भोगा। तो जब हमारी स्वास्थ्य की बात आती है और जो हमारा नॉलेज है पूरे भारत में, यूनानी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, हर्बल, जड़ी बूटी, ये सब जो स्वास्थ्य की सिस्टम चल रही है, सेवा चल रही है, इसमें हम किसी एक चीज़ को छोड़ नहीं सकते। इमरजेंसी में नो डाउट एलोपैथी भी हमें मान्य है, बट फिर भी अगर हमारी डेली नीड्स, ज़रूरतमंदों में, ये पहली चीज़ थी कि इंडिया की नहीं वर्ल्ड की पहली 4 इंच की स्मोक थेरेपी डेवलप की, जिसको दिल्ली सरकार ने भी अवार्ड दिया। तो एक नई चीज़ पीहू लाया था। अभी भी अब हम लोग इस साल से एक नई चीज़, छत्तीसगढ़ घुचापाली बागबारा स्टेट में हम लोग 14.5 एकड़ के तालाब में खेती कर रहे हैं। उसी के साथ मेन रोड घुचापाली में हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, हमारे ही छत्तीसगढ़ के सीनियर डॉक्टर के साथ मिलके हम एक ऐसा गिर गाय का कंसेप्ट चालू कर रहे हैं जो कि फरवरी 2025 में चालू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में हम पहले हैं कि सरकारी कोई भी तरीके की योजना का फ़ायदा न लेके खुद पीहू अपने आर्थिक डिपेंडेंसी पे गौ माता, गिर की गाय के द्वारा पंचगव्य ट्रीटमेंट के द्वारा हम कैंसर जैसी महामारी बीमारियों से लड़ने की स्वास्थ्य योजना फ्री ऑफ चार्ज घुचापाली में चालू कर रही है। इसके अलावा मैं बता दूं कि हम एलोपैथी के अलावा अगर नवीनतम, जो भाई श्री ने पूछा, नवीनतम में हमारा एक सुझाव है, ये भी पीहू ने प्रथम सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेशन दी है कि अगर हम यात्रा करते हैं तो हमें, मैं रेलवे कंट्रैक्टर हूँ, वो मेरा बिजनेस है, बट मैं पर्सनल हर्बल की प्रमोटर करती रहती हूँ। तो हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रेलवे को हमने एक प्रथा दी है कि आपकी रेलवे ट्रेन में, जो कि आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं डाली, और वो हमें सेक्शन भी कर रहे रेलवे मिनिस्टर। मुझे गर्व हो रहा है कि छत्तीसगढ़ से पीहू ने एप्लीकेशन डाली है दिल्ली में कि हर ट्रेन में एक बोगी स्वास्थ्य सेवा की होनी चाहिए। आज तक भारत में किसी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में स्वास्थ्य के लिए ये पड़ाव शुरू नहीं किया है। पीहू पहली है सेक्शन 8 कंपनी जिसने मोदी सरकार जी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव दिया है कि हम जिस समाज में रहते हैं, हमारी हॉस्पिटल को ऐसे सिस्टम से डिवाइड किया जाए कि कोई एक एरिया में मिनिमम एक सरकारी हॉस्पिटल, जैसे कि मैं हर्बल की नॉलेजेबल हूँ, PhD होल्डर हूँ। हमारे देश में आज भी सिर्फ केरलीय आयुर्वेदिक समाज, आज जो 3844 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल है, तो छत्तीसगढ़ में हर्बल की खूब ज़रूरत है। हम हर्बल स्टेट है, हम 8वें स्थान में हैं, केरला फर्स्ट स्थान में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में हम नवीनतम में ये चाह रहे हैं कि कोई एक इंस्टीट्यूट ऐसी बने, एक हॉस्पिटल ऐसी बने जहाँ सारी यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल, जड़ी बूटी योग, सामाजिक
संस्था अभी भी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है।